गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम 11 और 12 मार्च, जैसा कि 11 मार्च की क्लास आपकी ऑफ थी, जिस कारण से हम आज 2 दिनों के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण जो करंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें के करके डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम अपने लास्ट क्लास में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। हमने आपसे पूछा था कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना किस वर्ष किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है और वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं। तो देखा जाए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना 1989 में की गई थी और यह G7 जो कंट्रीज़ हैं उन्हीं के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी और यह एक अंतर सरकारी निकाय है। FATF के सचिवालय की बात किया जाए तो इसका जो सचिवालय है वो आर्थिक सहयोग विकास संगठन के मुख्यालय यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट का जो मुख्यालय है जो कि पेरिस में स्थित है, उसी मुख्यालय के परिसर में FATF का भी मुख्यालय स्थित है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए FATF का सचिवालय कहाँ पे है तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। वर्तमान में जो इसके सदस्य हैं 37 सदस्य हैं, जिसमें भारत भी इसका सदस्य है। भारत वर्ष 2010 में इसका सदस्य बना था और साथ ही साथ इसमें 2 क्षेत्रीय संगठन है जिसके बारे में हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कशन भी किया था। तो ये FATF से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। कुछ और भी तथ्य इंपॉर्टेंट है जो हमने अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो जिन लोगों ने उस सेशन को नहीं देखा है आप देख लीजिए, जिससे कि आपको ऑलमोस्ट FATF से संबंधित जो भी कुछ तथ्य इंपॉर्टेंट है वो भी आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाए। अब हम आते हैं आज के सेशन में और अपने सबसे पहले प्रश्न पे चलते हैं कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया है। शिक्षा मंत्रालय, यूनिसेफ, उपयुक्त A और B दोनों या फिर विश्व बैंक। करेक्ट आंसर इज C है। ठीक है, तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया है। आइए देखते हैं क्या है यह अभियान। 7 मार्च को इसको लॉन्च किया गया था। तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश अभियान लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य क्या है, जो किशोर कन्याएं हैं उनको स्कूल में पुनः प्रवेश कराना और उनके कौशल का विकास कराना। ठीक है, तो जिन किशोर कन्याओं ने स्कूल छोड़ दिया है किसी कारण से, उनको जो है फिर से स्कूल में प्रवेश कराना और उनके कौशल का विकास कराने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया है। अभियान का उद्देश्य क्या है, जो किशोर कन्याएं हैं जो कि जिनकी उम्र देखिए 11 से लेकर के जो 14 वर्ष तक की आयु की जो लड़कियां होंगी उनका स्कूल में इनरोलमेंट यानी कि नामांकन करवाना और साथ ही साथ उनकी रिटेंशन यानी कि प्रतिधारण को बढ़ाना। ना सिर्फ वो सिर्फ एडमिशन कराएं बल्कि वो रेगुलर स्कूल भी आए, इस उद्देश्य से इस अभियान को लॉन्च किया गया है। इस अभियान में लड़कियों के लिए जो मौजूदा जो वर्तमान योजनाएं हैं, जैसे कि बेटी पढ़ाओ योजना, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, किशोर लड़कियों के लिए जो योजना आदि है उन पर आधारित ये अभियान है। और जो इस अभियान को देखा जाए तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना के हिस्से के रूप में लॉन्च किया जाएगा। इस अभियान के लिए जो धन का उपयोग किया जाएगा वो किसके तहत किया जाएगा, तो समग्र शिक्षा अभियान के तहत किया जाएगा। देखिए, समग्र शिक्षा अभियान की जो शुरुआत की गई थी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया था, वर्ष 2018 में किया गया था और इसका चरण 2 की शुरुआत अगस्त 2021 में की गई थी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया था, इवन किस तारीख को किया गया था और किस स्थान से इस अभियान को लॉन्च किया गया था। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। यूनिसेफ की यहाँ पे चर्चा की गई है तो यूनिसेफ के बारे में देख लेते हैं। यूनिसेफ जिसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में किया गया था, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का शहर है और वर्तमान में इसकी जो अध्यक्ष है वो है कैथरीन रसेल, जो है वो यूनिसेफ की अध्यक्ष हैं। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की जाएगी। हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर केरल। करेक्ट आंसर इज C, गुजरात में किया जाएगा WHO के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना। तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने भारत में WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना को मंजूरी दे दिया है और यह सेंटर जो है वो गुजरात के जामनगर में स्थापित किया जाएगा और किसके तहत किया जाएगा, आयुष मंत्रालय के तहत किया जाएगा। इसके तहत जो है इस सेंटर के तहत भारत सरकार
और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच एक मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर के साथ गुजरात के जामनगर में WHO के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना की जाएगी। और यह जो केंद्र होगा ये दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए प्रथम और एकमात्र आउटपोस्टेड वैश्विक केंद्र या फिर कार्यालय होगा। ठीक है, और इसका बेसिकली उद्देश्य देखा जाए इस सेंटर का, तो यह जो है ये जितने भी जो पारंपरिक चिकित्सा है उनको वैश्विक कल्याण के लिए उपयोगी बनाना, साथ ही साथ देखा जाए जो साक्ष्य आधारित रिसर्च है यानी कि अनुसंधान है, जो प्रशिक्षण है, जो जागरूकता केंद्र विकसित करना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो उद्देश्य होगा वो होगा कि सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना, ये इसका उद्देश्य होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कहाँ पे किया जा रहा है? WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का गुजरात के जामनगर में किया जा रहा है। और चूंकि हम WHO की बात करें यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को मनाया जाता है, को स्थापित किया गया था। देखिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाया जाता है इसी की स्थापना के उपलक्ष्य में। और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। और वर्तमान में जो इसके महानिदेशक हैं WHO के वो हैं डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस जो है वो इसके महानिदेशक हैं WHO के। आते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है? देखिए ये महात्मा बुद्ध की शयन मुद्रा है, और इस मुद्रा में जो मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है वो कहाँ पे किया जा रहा है? नालंदा में, सांची में, कुशीनगर में या फिर गया में? करेक्ट आंसर इज डी है, गया में किया जा रहा है। भगवान बुद्ध की भारत की सबसे लंबी, ना सिर्फ ये भारत की होगी बल्कि ये दुनिया की सबसे लंबी मूर्ति होगी इस मुद्रा में महात्मा बुद्ध की, जिसका निर्माण गया में किया जा रहा है। तो ये बिहार में स्थित है गया, और गया के बौद्ध गया में भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है। और यह प्रतिमा जो होगी ये बौद्ध गया के जानी बीघा गांव में बनाई जा रही है, जिसकी देखिए लंबाई कितनी होगी? 100 फुट, ऊंचाई देखा जाए 30 फुट और चौड़ाई देखा जाए 24 फीट होगी। यह भगवान बुद्ध की यह जो प्रतिमा है वो महापरिनिर्वाण मुद्रा यानी कि शयन मुद्रा में बनाई जा रही। महापरिनिर्वाण भगवान बुद्ध से संबंधित, जो जीवन से संबंधित जो घटनाएं थी उनको कुछ संकेतों के द्वारा बताया जाता है। जैसा कि महापरिनिर्वाण है वो उनके जो उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, तो उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है बौद्ध धर्म में। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको इससे वाकिफ होंगे। तो ये शयन मुद्रा है, और जब यह बताया जाता है कि जो महात्मा बुद्ध जब थे, इन्होंने देखा जाए उत्तर प्रदेश का स्थान है जिसका नाम है कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को 80 साल की उम्र में, 80 वर्ष की अवस्था में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, यानी कि उन्होंने 80 वर्ष की अवस्था में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अपने शरीर का त्याग किया था। लेकिन अपने महापरिनिर्वाण के ठीक 3 वर्ष पहले, यानी कि 3 महीने पहले मान करिएगा, उन्होंने इस मुद्रा में अपने जो अनुयायी थे उनको कुछ ज्ञान दिया था, उपदेश दिया था। और इसी दौरान उन्होंने कहा था कि मेरा 3 महीने के बाद जो है मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। इसी मुद्रा में इन्होंने ये बात कही थी, और इसी वाक्यांश कहने के बाद उनका 3 महीने के बाद महापरिनिर्वाण हो गया था। ठीक है, इस मुद्रा में महात्मा बुद्ध की यह मूर्ति विश्व की सबसे लंबी मूर्ति होगी। महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण से पहले इसी मुद्रा में अपने शिष्यों को उपदेश दिया था, क्योंकि बौद्ध गया में भगवान को ज्ञानोदय का स्थान था। देखा जाए बौद्ध गया में भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और इस मूर्ति का निर्माण वहीं किया जा रहा है। इस मूर्ति की बात किया जाए तो इस मूर्ति का निर्माण जो है बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा किया जा रहा है, और इस प्रतिमा को कोलकाता के मशहूर मूर्तिकार मिंटो पॉल के द्वारा बनाया जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि ये प्रतिमा जो है वर्ष 2023 फरवरी में भक्तों के लिए खोल दी जाएगी। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट कि ये जो है भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण अवस्था यानी कि शयन मुद्रा में जो दुनिया की सबसे लंबी मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है वो गया में किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा किस फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है, किसके तहत किया जा रहा है, किस मिशन के तहत, मूर्तिकार कौन है, मिंटो पॉल है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए मुझे बताइए कि भगवान बुद्ध ने जब अपने भक्तों को, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो जब वो उनको ज्ञान मिला तो उन्होंने जो अपना सबसे पहला उपदेश दिया उस घटना को क्या कहा जाता है? ठीक है, बौद्ध धर्म में, आप मुझे बताएं। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर बिहार? करेक्ट आंसर इज बी है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे देखा जाए तो छत्तीसगढ़ सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया गया, उस अवसर पर कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत किया। और इस योजना के तहत जो दूसरी पुत्री का जब जन्म होगा तो सरकार के द्वारा उस माता को, उन महिलाओं को
5,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जिससे कि वो अपना भरण पोषण कर सके। तो ध्यान रखिएगा, कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ सरकार, और ध्यान रखिएगा दूसरी पुत्री यानी कि द्वितीय पुत्री के जन्म पे होगा। ठीक है, योजना से बच्चे के पालन पोषण में मदद मिल सकेगी। चूंकि हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो ये आपके सामने भारत का मैप खुला हुआ है और हमें दिख रहा है सेंटर में, यानी कि मध्य प्रदेश के उत्तर में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ देखिए पूरी तरीके से लॉक है, यानी कि स्टेट से घिरा हुआ है, इसकी कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। और छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो यहाँ पे देखिए किस किस से अपनी जो है, ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से लगा था, सबसे पहले ये जान लीजिए। और इसकी सीमाएं देखिए उत्तर प्रदेश से लग रही है, झारखंड से लग रही है, उड़ीसा से लग रही है, ठीक है, तेलंगाना से, और यहाँ पे देखा जाए महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से इसकी सीमा जो है लग रही है, और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश से भी इसकी सीमा साझा हो रही है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो भूपेश बघेल हैं, जिनकी तस्वीर आपने यहाँ पे अभी देखी है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं अनुसुईया उइके, जो है यहाँ की गवर्नर है, और राजधानी छत्तीसगढ़ की रायपुर में है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि भी हाल फिलहाल में 53वां जो है बाघ रिजर्व बनाया गया है, तो मुझे बताइए कि वो छत्तीसगढ़ में से उसका नाम क्या है। ठीक है, ठीक है, तो मैंने आपसे बता दिया कि 53वां जो टाइगर रिजर्व बनाया गया वो छत्तीसगढ़ में, उसका नाम कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। आते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित ISSF वर्ल्ड यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप 2022 में किस देश ने पहले रैंक या फिर पहला स्थान प्राप्त किया है? ईरान, मिस्र, भारत या फिर पाकिस्तान? देखिए वो कोई नहीं, हमारा प्यारा देश भारत ने जो है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप 2022 में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप 2022 में भारत ने देखा जाए 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत यानी कि सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता है। और इसी के साथ साथ कुल 7 पदक के साथ भारत जो है पहले स्थान पे रहा है। ISSF विश्व कप 2022 की जो आयोजन किया गया है वो मिस्र की राजधानी काहिरा में किया गया है। भारत के बाद जो दूसरा स्थान था वो नॉर्वे का था, तीसरा स्थान फ्रांस का था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस IIT संस्थान में परम गंगा नाम के एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है? IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT दिल्ली या फिर IIT रुड़की? करेक्ट आंसर इज डी है। ठीक है, माफ करिएगा, करेक्ट आंसर इज डी है। IIT रुड़की में जो है, IIT रुड़की संस्थान में परम गंगा नाम का एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया, तस्वीर आप देख रहे होंगे। तो IIT रुड़की में ये देखा जाए, ये जो कंप्यूटर बना है ये मेड इन इंडिया कंप्यूटर है, और मेड इन इंडिया पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम गंगा, इसको IIT रुड़की में इंस्टॉल किया गया है यानी कि स्थापित किया गया है। और परम गंगा सुपर कंप्यूटर को निर्माण किया गया है CDEC के द्वारा, यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया है या फिर इसको तैयार किया गया है। अगर हम इसकी कैपेसिटी यानी कि क्षमता की बात करें परम गंगा की, तो इस सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी इसकी जो है परम गंगा की 1.66 पेटाफ्लॉपिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड इसकी कैपेसिटी है। और इसे जो है किसके तहत तैयार किया गया है? तो परम गंगा को नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत तैयार किया गया है। और इसमें देखा जाए, ये देखिए कार्य क्या करेगा, तो यह सुपर कंप्यूटर का जो मकसद होगा वो IIT रुड़की और साथ ही साथ जो इस संस्थान के आसपास के जो स्थित शैक्षिक संस्थान हैं उनके यूजर को, शैक्षिक संस्थानों की यूजर कम्युनिटी को कंप्यूटेशनल पावर प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य होगा। ये किसकी संयुक्त पहल है? तो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ये एक पहल है। और अगर हम लोग को याद होगा तो हम लोगों ने लास्ट मंथ देखा जाए तो पिछले महीने जो है वो जो है दुनिया, जो भारत का जो सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परमवेग को इंस्टॉल किया गया था, स्थापित किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। तो वर्तमान में देखा जाए भारत का सबसे शक्तिशाली, जो देश का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परमवेग, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में स्थापित किया गया था लास्ट मंथ। और इसकी देखा जाए कैपेसिटी जो है वो 3.3 पेटाफ्लॉप की सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी थी। ठीक है, तो अभी इसको ध्यान रखिएगा, परम गंगा कहाँ स्थापित किया गया? IIT रुड़की में। ठीक है, किसके द्वारा ये तैयार किया गया है? तो CDEC के द्वारा। कैपेसिटी भी ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है कि संस्कृत मंत्रालय और किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? तो देखिए यहाँ पे 2 मंत्रालयों की एक संयुक्त पहल है, कार्यक्रम यानी कि झरोखा का आयोजन किया गया है। कपड़ा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? करेक्ट आंसर इज ए है, कपड़ा मंत्रालय और संस्कृत मंत्रालय ने झरोखा कार्यक्रम का आयोजन किया है और ये एक अखिल भारतीय कार्यक्रम है। तो ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में संस्कृत मंत्रालय और
वस्त्र मंत्रालय यानी कि कपड़ा मंत्रालय के द्वारा अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा, जो कि देखा जाए भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा, कला और संस्कृत का संग्रह का एक आयोजन है। यह अखिल भारतीय उत्सव जो है ये मनाया जाएगा 13 राज्यों और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेशों में 16 स्थानों पर इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें सबसे पहला जो कार्यक्रम होगा वो मध्य प्रदेश के भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर यानी कि 8 मार्च को आयोजित किया जाएगा। और आयोजन स्थल देखे कहाँ होगा, तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश के जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर किया जाएगा, जिनका नाम देखा जाए मध्य प्रदेश के गौड़ जन राजघराने की बहादुर और निडर रानी कमलापति के नाम पर रखा गया था। इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था। ठीक है, इसमें जो समारोह होगा यह ध्यान रखिएगा, इस झरोखा कार्यक्रम में होने वाला जो समारोह होगा वो देश भर में जितने भी हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा उसमें, इस कार्यक्रम में, और साथ ही साथ उनको बढ़ावा देने। ठीक है, ये जो हाथ से निर्मित जो शिल्प होते हैं, जो उत्पाद होते हैं, उनको ना सिर्फ प्रदर्शित किया जाएगा बल्कि उनको बढ़ावा देने और उनको पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली जो महिलाएं होंगी उनको जो है इस कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जो नारित्व और कला, शिल्प और संस्कृति के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को समर्पित है। ठीक है, इसलिए अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कर लीजिए ये प्रश्न। ठीक है, कि संस्कृत मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय के द्वारा झरोखा कार्यक्रम जो है आयोजन किया गया। पहला जो आयोजन होगा कार्यक्रम वो कहाँ किया गया, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की लगभग 9.5 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में या फिर नवी मुंबई में? करेक्ट आंसर इस सी है, महाराष्ट्र के पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की लगभग 9.5 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पुणे नगर निगम परिषद में छत्रपति शिवाजी महाराज की लगभग 9.5 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और इस प्रतिमा को देखा जाए गन मेटल के द्वारा बनाया गया है और लगभग 1850 किग्रा गन मेटल से इस मूर्ति का निर्माण किया गया है। इस अवसर पे जब वो पुणे गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो पुणे में इन्होंने 11,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 32.2 किलोमीटर की लंबी मेट्रो रेल परियोजना के 12 किलोमीटर के विस्तार का भी इन्होंने शुभारंभ किया। और ध्यान रखिएगा ये जो पुणे मेट्रो परियोजना है, ये इसमें देखें यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो पुणे मेट्रो है ये भारत की पहली ऐसी परियोजना जिसमें मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी रूप से निर्मित एल्यूमिनियम बॉडी कोच बनाया गया। तो एक तरीके से जो ये अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी परियोजना है, मेट्रो परियोजना, जहाँ पे मेक इन इंडिया के तहत जो है स्वदेशी रूप से निर्मित जो एल्यूमिनियम बॉडी कोच का इस्तेमाल किया गया पूरी तरीके से, तो ये देखिएगा पुणे मेट्रो परियोजना है। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुणे में जो मुला मुथा नदी परियोजना के कायाकल्प और प्रदूषण उन्मूलन के लिए भी आधारशिला रखी है। देखिए ये सब अपने आप में स्टार प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी हैदराबाद में अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगी? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस या फिर फेसबुक? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है हैदराबाद में अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित किया जा रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट तेलंगाना सरकार के सहयोग से हैदराबाद में अपना सबसे बड़ा डेटा केंद्र स्थापित करने जा रहा है। और ध्यान रखिएगा यह कंपनी का भारत में सबसे बड़ा लेकिन चौथा डेटा सेंटर होगा। ऐसा मत सोचिएगा कि पहला डेटा सेंटर है माइक्रोसॉफ्ट का, ये चौथा डेटा सेंटर होगा लेकिन ये सबसे बड़ा डेटा सेंटर होगा। अन्य जो 3 सेंटर्स हैं वो देखिए कहाँ कहाँ पे है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा यहाँ पे, जो कि इसके बारे में नहीं बताया गया है। अन्य 3 सेंटर भी लिख लीजिएगा। अन्य 3 सेंटर देखिए यहाँ पे पुणे में है, ठीक है, मुंबई में है ना, और चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में मौजूद है अन्य 3 सेंटर्स। ठीक है, और इसमें कंपनी जो है हैदराबाद केंद्र पर 15 साल की अवधि में 15,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। और यह सेंटर है वो क्लाउड सर्विसेज, इंटरनेट ऑफ थिंग, गेमिंग, सिक्योरिटी जैसी कई चीज़ों पर काम करेगा। और इसके साथ साथ जो है यह एक तरीके से मदद करेगा उद्यमों को, स्टार्टअप्स को, डेवलपर्स को, शिक्षा और सरकारी संस्थानों की मदद करेगा। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का चौथा और सबसे बड़ा जो डेटा सेंटर स्थापित किया जा रहा है वो हैदराबाद में किया जा रहा है। ठीक है, चूँकि हम चूँकि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, तो हम तेलंगाना के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए आपके सामने मैप खुला हुआ है। तेलंगाना जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, 2 जून 2014 को ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था।
तेलंगाना भी पूरी तरीके से देखिए लॉक है और यहाँ पे जो इसकी जो सीमाएं लग रही हैं और इसका भी कोई समुद्री सीमा नहीं है और यहाँ पे देखा जाए तो ये छत्तीसगढ़ से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से और महाराष्ट्र से अपनी सीमा को साझा करता है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो हैं तमिलिसाई सौंदरराजन जो है वो यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री। ठीक है, अगला और अंतिम प्रश्न चलते हैं कि वायुसेना अकादमी के कमांडेंट के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? एयर मार्शल अजीत सिंह, एयर मार्शल बिक्रम सिंह, एयर मार्शल बी चंद्रशेखर, एयर मार्शल अजय सक्सेना। करेक्ट आंसर इज सी, एयर मार्शल बी चंद्रशेखर ने को देखा जाए तो यहाँ पे वायुसेना अकादमी के कमांडेंट के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। तो एयर मार्शल बी चंद्रशेखर ने वायुसेना अकादमी के कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया है और इन्होंने, अगर हम इनकी बात करें किनकी, एयर मार्शल बी चंद्रशेखर की, तो इन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे से इन्होंने स्नातक किया था और भारतीय वायुसेना में लड़ाकू पायलट के रूप में 12 दिसंबर 1983 को इन्होंने कमीशन प्राप्त किया था इनको। अगर हम माफ़ करिएगा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे के जो है बात करें तो ये देखिए कहाँ पे स्थित है। तो ये एक बार प्रश्न भी आया था, आपके विकल्प में पुणे नहीं दिया था बल्कि पुणे का जो स्थान है जिसका नाम है खड़कवासला। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी महाराष्ट्र पुणे के पास खड़कवासला में स्थित है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा प्रश्न। देखिए जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था वही यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ द डे है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, ये चीज़ बताइएगा, किस स्थान पे दिया था और उस वो जो प्रथम उपदेश था उस घटना को क्या नाम दिया गया है, ये भी चीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा सेशन, जो कि इसका जो डेली पीडीएफ जो है डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ से आप जा करके इसको डाउनलोड करिए, इसको रिवीजन करिए। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।